अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जो लेक्चर की सीरीज़ है इसको आप पसंद कर रहे होंगे। देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर बैठे अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एक्सप्रेशन थोड़ा बेहतर हो जाए, आपको जो ग्रामर की बेसिक्स हैं वो समझ आ जाएं, तो उसमें आप इस पूरी सीरीज़ को गौर से देखें और अपने रजिस्टर के ऊपर इसको नोट डाउन कर लें। और ये हमेशा के लिए आपका एक ज़बरदस्त जो है वो आप समझिए कि आपके पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। इससे पहले हम जो काम कर चुके हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स के ऊपर मैं आपको बेशुमार काम करवा चुका हूँ। इससे पहले जो है वो मैंने आपको सेंटेंसेस की डेफिनेशन, फ्रेज, क्लॉज क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो लेक्चर 6 का ए पार्ट है उसके अंदर मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय काइंड्स। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह हम जो सेंटेंसेस है उसको स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हैं। सेंटेंस लिखते हैं, देखें हमारे पास हम गली में जाते हैं, एक ही मोहल्ले के अंदर 20-30 घर हैं, लेकिन हर घर का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। किसी का नक्शा कैसा है, किसी का नक्शा कैसा है, किसी का, लेकिन वो है तो सारे घर ही। इसी तरह जो सेंटेंसेस बनाते हैं उनका भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन होते तो वो सेंटेंसेस ही हैं। अब कितने स्ट्रक्चर हैं इस लेक्चर के अंदर आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर को पूरा सुनने और देखने से पहले आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर के हवाले से देखें, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें हम सेंटेंसेस को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बहुत ही आसान है, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, पहला जो सेंटेंस उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, या आप सिंपल स्ट्रक्चर लिख लें। सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल हो, इससे ज्यादा कुछ ना हो। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। अगर आप कोई भी बात लिखना चाहते हैं तो ग्रामेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, लेकिन सारी बातें ऑफ कोर्स इस तरह नहीं की जा सकती। समटाइम्स हमारा दिल करता है कि हम एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही सांस में एक से ज्यादा बात करते जाए, बोलते चले जाएं, तो फिर उसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया जा सकता है। ये क्या है कि देखिए, मैं एक पैराग्राफ लिखता हूं, मैं कहूं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप, I take a bath, full stop, I have lunch, yeah, I take lunch with the family, full stop. At this moment, comma, I leave for the office, I attend some meetings with the boss and so on। देखिए कहानी चलती जाएगी कि हत्ता कि हम वापस शाम को घर आ जाएंगे सही सलामत। ठीक है जी। अब ये हमने क्या किया, देखिए हम ये कहानी बना रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी लिखा जा सकता है, किसी भी टॉपिक पर लिखा जा सकता है। इसमें ममानत नहीं है कि आप एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही आइडिया प्रेजेंट करें, एक ही एक्शन प्रेजेंट करें और अगला एक्शन, अगली बात अगले सेंटेंस में करें। इसे हम कहते हैं कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एट अ मोमेंट। ये क्या स्ट्रक्चर के हवाले से ये क्या है? सिंपल सेंटेंसेस हमने बनाए हैं। सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, खाना खाता हूँ और फिर ऑफिस चला जाता हूँ, मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, चाय पीता हूँ और शाम को घर आ जाता हूँ। अब देख रहे हैं कि हमने इस तरह आप स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, पैराग्राफ बनाना शुरू कर दिया, लेकिन हमने एक ही स्ट्रक्चर पूरे पैराग्राफ के अंदर फॉलो किया है। हमने कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि एक सेंटेंस के अंदर 2-3 एक्शन हम इकट्ठे लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, take a bath and have lunch with the family, full stop। अब मैंने क्या किया, अब ये एक सेंटेंस है और उसके अंदर 3 एक्शन आ गए हैं। ये क्या तरीकाकार है?
ये आगे हम चलते हैं इसके अगला जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जा सकता है, उसका आपको आइडिया होगा। अब आपने क्या करना है, ये मैं आपको बच्चों बता रहा हूँ कि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरी है कि जब भी आप कोई किताब पढ़ें, जब कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई मैगजीन पढ़ें, उसमें आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसको जो पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में आपने डेवलप की है अबाउट दैट पैराग्राफ, स्टार्ट राइटिंग दैट पैराग्राफ इन सिंपल स्ट्रक्चर। ये सबसे बेहतर है कि आप अपने ग्रामर, अपने एक्सप्रेशन, अपनी राइटिंग को कैसे मास्टर कर सकते हैं। पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं, सबसे आसान, फिर हम आगे उससे आगे फिर कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। लेकिन जब भी पढ़ेंगे आप 8-10 दिन अब आपने ये प्रैक्टिस करनी कि यू आर जस्ट सपोज्ड टू मेक सिंपल स्ट्रक्चर, दैट्स इट। जो भी पढ़ेंगे उसको सिंपल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा फिर आपके लिए चीजें अंडरस्टैंड करना और चीजें लिखना कितनी आसान हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको लगेगा कि मुझे तो हर चीज आती है, मैं सब कुछ लिख सकता हूँ, मुझे तो मुश्किल ही नहीं है कोई, क्योंकि आपको वो आदत फिर आपकी डेवलप हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आ जाता है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड स्ट्रक्चर। कंपाउंड स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास होती हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined with a coordinating conjunction। जो कंपाउंड स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान, कि जैसे सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, कंपाउंड स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, इसके अलावा और कोई क्लॉज नहीं होती। आपको याद है ना कि क्लॉजेज की 2 टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर आपको नहीं याद तो प्रीवियस लेक्चर्स मेरा बेटा देखें, तो उसको हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को किसके साथ जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जो कंजंक्शन जोड़ती है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा चलिए, अगर आपको ये मुश्किल लगेगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती है, तो ये भी मैं आपको एक लेक्चर के अंदर जो है वो सारी लिखवा दूंगा ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अब देखिए, मैं एग्जांपल मैं कहता हूं, जैसे अभी हमने कहा he works hard, full stop। He always stands first in the class। अब ये हमारे पास 2 सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंसेस को हमने अलग अलग लिखा है। अब मैं अगर चाहूं कि नहीं, मैं ये 2 सेंटेंसेस नहीं बनाना चाहता, मैं तो एक ही सेंटेंस बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं फुल स्टॉप खत्म करूंगा, he works hard and always stands first in the class। क्योंकि जाहिर है हमने अपने प्रोनाउन को एक ही सेंटेंस के अंदर तो रिपीट नहीं ना कर सकते, डबल सब्जेक्ट हम यूज नहीं कर सकते एक ही चीज के बारे में, तो वो गलत होता है। तो अब ये क्या हुआ, अब देखें एक सेंटेंस बन गया, 2 बातें हो गई, उसका मेहनत करना और उसका क्लास में हमेशा पहले आना। लेकिन इन 2 बातों को हमने किसके साथ जोड़ दिया है, हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो कनेक्ट करने वाला वर्ड है इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। तो ऐसा वर्ड जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़े उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आ गई है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब आपने क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में आपने जितनी ज्यादा चाहें आप जो है वो कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाकर हमें जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए, मैं कहूं पाकिस्तान always respects its territorial boundaries, but it is India which या that जो भी लिख सकते हैं
द टाइम। पाकिस्तान हमेशा जो है वो अपनी टेरिटोरियल जो लिमिट्स हैं, जो बाउंड्रीज है, उसको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन इंडिया हमेशा उसको वायलेट करता है। अब ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि देखें, मैं कहूं पाकिस्तान ऑलवेज रिस्पेक्ट्स इट्स टेरिटोरियल बाउंड्रीज, फुल स्टॉप, इट इज इंडिया दैट वायलेट्स इट ऑल द टाइम। अब समझ आ गई कि दोनों सेंटेंसेस अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि इन दोनों सेंटेंसेस को हमने इकट्ठा लिख दिया। अब एक और बात जो आपको मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, लेकिन ये आगे भी डिटेल लेक्चर्स के अंदर भी आएगी, वो ये है कि जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हम कॉमे का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ पर भी इस तरह हम कॉमा लगा सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अभी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ नहीं जा रहे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये जैसे हमने यहाँ पर बट यूज किया है, तो इससे पहले जो है वो कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। अब कंपाउंड सेंटेंस समझ आ गई कि दो ऐसी बातें जिनको अलग अलग भी लिखा जाए तो उनका मतलब चेंज ना हो, दोनों बातें अलग अलग भी अपनी बात कन्वे कर सके, अपना मीनिंग कन्वे कर सकें, तो उसे हम अगर इकट्ठा लिख दें तो वो होता है कौन सा स्ट्रक्चर? कंपाउंड स्ट्रक्चर। चलिए जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास तीसरे नंबर पर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास वन इंडिपेंडेंट प्लस वन डिपेंडेंट लॉ। स्ट्रक्चर के एतबार से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा तरीकाकार है जुमले को लिखने का कि जिसके अंदर हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूं जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इस जुमले में देखिए दो एक्शन हो रहे हैं, मरीज का मरना और डॉक्टर का आना, दो एक्शन है। अगर हम यहां पर ये फुल स्टॉप लगा दें तो पहला सेंटेंस हमारे पास क्या होगा? द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। दूसरा सेंटेंस क्या होगा? बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। अब अगर हम इस पहले सेंटेंस को यहां से इरेज करते हैं और सिर्फ हमारे पास ये सेंटेंस हो बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, क्या हम बता सकते हैं कि ये जुमला एग्जैक्टली हमें बता रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ? हमें नहीं बता रहा। इसके अंदर देखिए सब्जेक्ट है, बिल्कुल है डॉक्टर, किसने आना है? वर्ब है, बिल्कुल है काम। लेकिन इवन आफ्टर दैट ये हमारा पूरा मीनिंग जो है वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा, क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। याद रखें कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़े होते हैं। अब मैं कहूं, देखिए, द पेशेंट हैड run away before the doctor came। अब हमारी बात ही बदल गई। हो सकता है मैं कहूं the patient had recovered before the doctor came, बिल्कुल ठीक हो गया था। हो सकता है मैं कहूं the patient had lost his senses, हवास बागता हो गया, बेहोश हो गया डॉक्टर के आने से पहले। अब किस तरह हमारी बात हो? इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है जुमले का ये कंप्लीट नहीं है, ये पार्ट कंप्लीट है, क्योंकि अगर हम यहां पर ये फुल स्टॉप लगा दें तो ये तो समझ आ रहा है, लेकिन बाकी जुमला जो है वो हमें समझा नहीं पा रहा। तो जो बात हमें समझा दे वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज।
और जो बात अपनी पूरी कंप्लीट ना कर सके, उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी हो या ऑब्जेक्ट और वर्ब भी हो, और वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के साथ जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब आपको समझ आ गया। अब कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है, इसका तरीकाकार ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखें और एक डिपेंडेंट क्लॉज लिखें। लेकिन इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि आप पहले नंबर पर डिपेंडेंट और दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट, ये जुमला ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं कहूं बिफोर द डॉक्टर केम, कॉमा द पेशेंट हैड रन अवे, फुल स्टॉप। लेकिन आपने एक बात जो याद रखनी है मेरा बेटा, वो ये है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखेंगे तो फिर डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हमेशा कॉमा आएगा। अगर हम जुमला ये इस तरह लिखें कि पहले इंडिपेंडेंट लिखें और बाद में डिपेंडेंट लिखें, फिर कॉमा नहीं आएगा, जैसे यहां पर, ठीक है। अगर ये पार्ट आप पहले लिखेंगे तो फिर आपको यहां पर कॉमा लगाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके ऊपर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें मेरा बेटा, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो आपने बताना है हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको जो है वो क्या समझ आ रहा है।